नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने शासन को 1990 के दशक में कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडित समुदाय के पलायन के बाद लावारिस छोड़ दिए गए हिंदू मंदिरों की रक्षा और इनकी हिफाजत करने के आदेश दिए हैं, ताकि इनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद मिल सके। जम्मू कश्मीर में उचित देखभाल के अभाव में धार्मिक स्थलों और मंदिरों की स्थिति दिन ब दिन खराब होती चली गई। इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर कब्जा कर लिया गया, जबकि कुछ मंदिरों को उपद्रवियों ने नुकसान भी पहुंचाया। कश्मीर घाटी में कश्मीरी हिंदू धार्मिक स्थलों की भूमि पर खूब अतिक्रमण हुआ, खूब कब्जा किया गया। जहां राजस्व विभाग की मिलीभगत से कुछ सरकारी एजेंसियों और भूमाफियाओं ने हजारों कनाल धार्मिक स्थलों की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया। इसकी मिसाल इस तरह से समझी जा सकती है कि जम्मू कश्मीर में वेरीनाग से लेकर उड़ी, कुपवाड़ा, कंगन और बांडीपुरा के साथ साथ बडगाम तक हिंदू धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर सरकारी एजेंसियों और भूमाफियाओं ने कानून लागू करने वाली एजेंसियों का पूरा संरक्षण प्राप्त करके अतिक्रमण किया, इन पर कब्जा किया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अब जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश के बाद क्या हालात बदलेंगे, क्या तस्वीर बदलेगी और इन पर जो अतिक्रमण है, इन पर जो कब्जा है, क्या उसे भी अब एक तरह से छुड़ाया जा सकेगा, या यूं कहा जाए कि जो धार्मिक स्थल हैं उनकी रौनक लौटेगी। आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। और चलिए इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। इस वक्त मेरे साथ बहुत खास मेहमान अमित रैना जी, जो कि रूट्स इन कश्मीर के स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में कुछ और मेहमान भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है अमित रैना जी आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। मेरी आवाज अमित रैना जी आप तक आ रही है? हाँ जी, आ रही है। नमस्कार अमित रैना जी, एक लंबी लड़ाई कश्मीरी पंडितों ने, आप लोगों ने लड़ी है जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदू टेंपल एंड श्राइन बोर्ड को लेकर, बिल को लेकर, और इसके अलावा जो धार्मिक स्थल थे कश्मीरी पंडितों के, जो मंदिर थे, और इसके अलावा जो धार्मिक स्थल थे उन्हें बचाने के लिए। और अब जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का जो आदेश आया, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, पिछले 35 साल में तकरीबन 800 से 900 मंदिरों पे या तो अतिक्रमण हुआ या ध्वस्त कर दिए गए या उन पे इलीगल इंक्रोचमेंट हुई। और तकरीबन 10,000 करोड़ की जो संपत्ति है कश्मीरी हिंदू मंदिरों की, उसमें से अधिकतर जमीनों को या तो अवैध रूप से बेच दिया गया या उस पे इलीगल कब्जा कर दिया गया या उस पे कंस्ट्रक्शन कर दी गई। और इसको लेकर काफी चिंता थी समुदाय में, और उसको लेकर काफी प्रयास भी किया गया, चाहे वो टेंपल एंड श्राइन बिल को लेकर जो प्रयास किया गया 2019 से पहले, और उसके बाद जो भी लीगल तौर से जो भी उपाय किए जा सकते किए गए। तो ये जो कल जो न्याय पालिका का जो कल आदेश आया है, बड़ा ही वेलकम आदेश है, और कहीं ना कहीं एक प्रयास है जो भू माफिया है कश्मीर में, खासकर जो मंदिर को लेकर जो भू माफिया सक्रिय है, उसको तोड़ने का। मेरी सिर्फ चिंता का विषय एक ये है कि अनफॉर्चुनेटली इस भू माफिया में कहीं ना कहीं काफी तहसीलदार और काफी पटवारी डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, और उनके संरक्षण में ये इंक्रोचमेंट हुए, ये डिमोलिशन हुए। यानी सरकारी एजेंसियां भी इसमें शामिल रही। अमित रैना जी, सरकार का भी हाथ रहा, सरकारी एजेंसियों का भी हाथ रहा इसमें? बिल्कुल, सरकारी एजेंसियों का भी हाथ रहा है, सरकार का भी हाथ रहा है, और काफी मंदिरों में सरकार ने, सरकारी डिपार्टमेंट ने अवैध रूप से कब्जा कर उस पर बिल्डिंग्स बनाई हैं। तो अगर आज वही पटवारी और आज वही तहसीलदार अगर उस इंक्रोचमेंट को, इस इलीगल ऑक्यूपेशन को, उसको दायित्व दिया जाता है कि उसको खाली कराया जाए, तो ये एक एक्सरसाइज अपने आप में फेल होगी। तो सरकार को कहीं ना कहीं प्रयास करना। मैं अमित रैना जी,
अमित रैना जी, इस पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे आज। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ और मेहमान हैं, उनका भी तारुफ करा देता हूं, इंट्रोडक्शन करा देता हूं। और बहुत तफसील से, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है ये, बहुत सेंसिटिव इश्यू है। और इसकी डिमांड आज से नहीं, जिस तरह से अमित रैना जी ने कहा कि 35 साल से इसकी डिमांड की जा रही है, लेकिन ये डिमांड पूरी नहीं हुई। बल्कि 2009 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 2009 में पहली बार बोर्ड बनाने के लिए जो बिल था वो असेंबली के पटल पर रखा गया था, लेकिन किसी सरकार ने साथ नहीं दिया और आज तक वो बिल एक तरह से पूरा नहीं हुआ और बोर्ड नहीं बन पाया। और आज हाईकोर्ट को एक तरह से यह आदेश देना पड़ा। इस पर आएंगे, तफसील से हम बात करेंगे, तमाम चीजें निकल कर आएंगी। अपने मेहमानों का आपसे बहुत जल्दी मैं तारुफ करा देता हूं। रविंदर पंडिता जी हैं, बहुत खास मेहमान है हमारे, फाउंडर हैं सेव शारदा कमेटी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अक्सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ते हैं। रविंदर पंडिता जी, सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मेरे साथ एडवोकेट CM कौल जी हैं, जिन्होंने पूरी लड़ाई इसकी लड़ी है, लीगल एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र अंबरदार जी हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर BJP के, वो भी इस चर्चा में मेरे साथ हैं। और मेरे साथ एक और खास मेहमान रफीक राथर जी, जम्मू कश्मीर PDP के तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे, अमित रैना जी ने बहुत मुख्तसर में कई चीजें बताई हैं, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं शुरुआत मैं CM कौल जी आपसे करना चाह रहा हूं। एक लंबी लड़ाई आपने लड़ी और फैसला आपके हक में आया, किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? देखिए, जो अदालत के फैसले होते हैं जी, वो उसी की तरीके से पढ़े जाते हैं और उसी के तरीके से हम उस पर कार्रवाई करते हैं जी। ये मसला 1990 का है, जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। जब पलायन हुआ तो लोग भाग गए, पीछे उनके मंदिर रहे, शिवाला रहे, बिल्कुल आश्रम रहे और बाकी जगह रही जहां पर पूजा पाठ कश्मीरी पंडित करते हैं और करते भी थे। तो उनको देख रेख के लिए, उनके रख रखाव के लिए, उनके मंदिरों को कामयाबी से अच्छी तरह रखने के लिए उस वक्त कोई मैकेनिज्म नहीं था, एंटायरली डिपेंडेंट था। चाहे कोई भी सरकारी अफसर अगर कार्रवाई करता तो करता, नहीं तो नहीं। उस वक्त की सरकार ने इस जरूरत को शिद्दत से महसूस किया और उन्होंने एक एक्ट बनाया जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड रेस्ट्रेंट ऑन डिस्ट्रेस सेल्स एक्ट 1997 जी। इस एक्ट को हम जनरली कहते हैं माइग्रेंट एक्ट शॉर्ट में। ये माइग्रेंट एक्ट जब बन गया तो उससे एक जवाजियत बनी जी कि कश्मीरी पंडितों के जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, मंदिर है, शिवाला है और बाकी जगह हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। जब हम ये एक्ट देखते हैं तो इस एक्ट की बुनियाद पर जो कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर होता है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का, वो लीगली बाउंड है, कानूनी तौर पर उसको अपने टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन में जितने मंदिर हैं, जितने शिवाला हैं, जितने प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, जो और भी जहां पर हमारे बुजुर्गों ने साधना की थी, आश्रम है, उनको प्रोटेक्ट करना, मेंटेन करना, एनक्रोचमेंट खत्म करना। तो इसी डायरेक्शन में डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में 2 मंदिर हैं, इनमें से एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का है, आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का है, जिसको देवराज भैरव मंदिर कहा जाता है, और दूसरा है विदुषी मंदिर जी। एक ट्रस्ट बना था, उस ट्रस्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की और यह कहा कि सरकार को एक हिदायत की जाए कि जो विदुषी टेंपल है, भैरवनाथ जी का टेंपल है, वो प्रिजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। तो प्रोसीजरली डिवीजन बेंच ने पिछले दिनों बहस सुनकर, सरकार की बहस सुनकर, हमारी बहस सुनकर, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हमें इजाजत दी गई थी कि हम वहां पर बहस करें जी। और पूरी टीम ने बहस की, जज साहिबान ने हमारी बात आराम से सुनी और कानून को देखते हुए, सरकार के ऑब्जेक्शंस को देखते हुए
हालात वाकत को देखते हुए एक लैंडमार्क जजमेंट अनाउंस की। वो जो प्रोमलगेट जजमेंट हुई उसके मुताबिक जितने भी कश्मीरी पंडितों के मंदिर हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप है, शिवाला है, आश्रम है, वो जो टेरिटोरियली डिप्टी कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल होगा जिसके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में वो प्लेस ऑफ वर्शिप होंगे। मैनेजमेंट मतलब सीएम कॉल जी एक लंबी लड़ाई थी जिसमें कहा जा सकता है कि जीत हासिल हुई। जी जी जी, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कश्मीरी पंडितों के जो मंदिर है हुक्म सादिर किया कि ये मंदिर बचाए जाए, रिनोवेशन की जाए, मेंटेन की जाए, एनक्रोचमेंट खत्म की जाए। बिल्कुल। मैं रविंदर पंडिता जी आपके पास आना चाहूंगा। सीएम कॉल जी ने तमाम तफसील बताई कि अदालत के बाहर क्या कुछ हुआ, लेकिन अदालत के अंदर क्या कुछ हुआ, लेकिन अदालत के बाहर एक लंबी लड़ाई रविंदर पंडिता जैसे लोगों ने लड़ी है इसके लिए। रविंदर पंडिता जी, आज के इस दिन को कैसे आप देखते हैं और क्या जो जिस चीज के लिए लड़ाई लड़ी थी, प्रधानमंत्री से भी आप लोग मिले, गृह मंत्री से भी आप लोग मिले, अदालत के बाहर एक प्रोटेस्ट और एहतजाज भी इसके लिए करते रहे, लंबी लड़ाई और कई सरकारें आई चली गई, तो इसे किस तरह से देखा जाए? क्या आज हक मिल गया है? क्या वो डिमांड पूरी हो गई या भी ख्वाब अधूरा है? बहुत बहुत शुक्रिया जी मधु करने के लिए। देखिए, मैं वेलकम करता हूं जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है जी। कम से कम एक उम्मीद सी उजागर हुई है फिर से कि सरकार शायद हरकत में आएगी। जो 1997 में हमारा माइग्रेंट्स एक्ट जैसे एडवोकेट सीएम कोल साहब ने बताया, अफसोस ये है कि कितना उस पर जमीनी तौर पे अमल हुआ है। आप जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड निकालेंगे जिस भी मंदिर का, पहले तो कमजोरी हमारी समुदाय की भी है, हमने इसके लिए पूरी उतनी कोशिशें नहीं करी ग्राउंड जीरो पे रिक्लेम करने की जितनी करनी चाहिए, तभी तो सरकार के व्यू में बात आएगी। पर हमने जरूर पिटिशंस करी, हमने जरूर मुलाकातें करी, हमने हमेशा इस चीज के लिए लड़ा कि टेम्पल्स एंड श्राइन्स बिल्स को लाया जाए। मुझे याद है हम महबूबा मुफ्ती जी से भी एज सीएम जब थी 2 बार मैं खुद भी मिला हूं इस पे, और मुझे पर यह भी मालूम है कि हमारी कुछ हिंदू तंजीमों ने कैसे उसको अपोज भी किया, उस टेम्पल एंड श्राइन बिल को। यहाँ बरदार जी मेरे साथ बैठे हैं जी, हमारे भाई हैं, बिल्कुल जानते हैं सारा कुछ, तो मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा पर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की जरूर बात करूंगा। आज की तारीख में खाली हाई कोर्ट के डिसीजन से काम नहीं होएगा, हमने इस पार क्या उस पार भी कोर्टों से डिसीजन लिए हैं, पीओके के सुप्रीम कोर्ट से भी, पर ये इसमें अमल कितना हो सकता है जमीनी तौर पे वो देखना है। इसके लिए मैं ये सरकार से बहुत अहम बात है, मैं सरकार से ये मुतालबा करते आ रहा हूं पहले भी और आज भी कि अगर हमारी असेंबली में कम से कम टेम्पल एंड श्राइन बिल पास नहीं हो पाई किसी भी वजह से, जो भी वजूहत रही, पर कम से कम एक बोर्ड बनाए आप, टेम्पल्स एंड श्राइन्स बोर्ड, और मेरे हिसाब से मैं तो फेवर करूंगा कि ऑल फेथ बोर्ड हो, उसमें एक मुसलमान भी हो, एक सिख भी हो, एक पंडित भी हो, और उसको गवर्नर ऊपर हेड करें, और उस पे ये मेजॉरिटी कम्युनिटी पे भी फर्ज आयद होए कि किस तरह से माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो है वो जमीन है जो एनक्रोच हुई है, हड़प हुई है, सरकार की तरफ से कैसे हड़प हुई है, कहां कहां पे हमारे क्रिमेशन ग्राउंड्स के बीच में ड्रेनें बनाई गई, नमताल में कैसे खाया गया, कुपवाड़ा में क्रिमेशन ग्राउंड कैसे खाया गया, वो बड़ी एक तफसील है। इस बहस में उतनी तफसील हर एक मंदिर की जाने में मुझे जरूरत नहीं है, आप सबको पता है, गूगल करिए। पर इस मौजूदा सरकार को अगर एक पीछे एक टूल मिला है थ्रू हाई कोर्ट, जिसमें हमारे सीएम कोल साहब ने बड़ी मेहनत करी है, एक अनंतनाग जिले का भी ऐसा ही एक जजमेंट आया है अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट गांधरबल, तो ये खाली मखसूस 2 जिला का ना रहे, ये इंप्लीमेंट हो एज ए होल। An ordinance and notification should be brought by the present government, which should cover all the temples and shrines in the valley as well as whole state, and a board be constituted. ये मेरा मुतालबा रहेगा जी शॉर्ट में। बिल्कुल बहुत सख्त है, जाहिर सी बात है कि रैना जी ने भी बताया जी, रेवेन्यू अथॉरिटीज जो है ना घिस घिस के हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड ही घिस गए। हमारे टीटवाल मंदिर में भी 33 मरले जमीन के 19 मरले मिले हैं जी, मेरे पास वो 33 मरले का भी रिकॉर्ड है, मेरे पास आज 19 मरले का भी है। हमने 2006 में शुरुआत करी खुशरू से, बडगाम से, 2006 से मेरा ये 15वां मंदिर है, हर जगह यही सूरत हाल है। तो इसको काबू करने के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि जब तक आप बोर्ड नहीं बनाएंगे
और वो बोर्ड सख्ती से काम करे, उसका हेड वो गवर्नर हो स्टेट का। शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात रविंदर पंडिता जी आपने कही कि इस पर अमल कितना होगा। चाहता हूं हाईकोर्ट का ये आदेश है, अदालत का ये हुक्म है, लेकिन इस पर अमल कितना होगा ये आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा। मैं अब अमित रैना जी, एक मिनट जी सीएम कॉल जी कुछ कहना चाह रहे हैं एडवोकेट साहब जी। मैं आ रहा हूं सुरेंद्र नंबरदार जी, मैं आ रहा हूं जी। I'll take 2 minutes only. जी। एक बात साफ करना चाहता हूं मैं जी, किसी को कोई शक शुबा नहीं रहना चाहिए। जो ये जजमेंट हुई है, ये जजमेंट ऑनरेबल डिवीजन बेंच की है। इससे इस रियासत में कोई बड़ी अदालत नहीं है। बिल्कुल, ये फैसला एक जगह के लिए लागू नहीं होगा, बल्कि पूरी रियासत के लिए लागू होगा। कहीं भी किसी भी मंदिर में किसी भी जगह पर ये जजमेंट इंप्लीमेंट होगी और ये नॉर्मली डिवीजन बेंच के ऑर्डर वायलेट नहीं होते। अगर ऑर्डर वायलेट होता है किसी भी तरीके से, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ओवरटली, कोवर्टली, उन हालात में उस फंक्शनरी, स्टेट फंक्शनरी जो होगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाएंगी। ये एक सूरत हाल है कानून के मुताबिक। बिल्कुल। और दूसरी बात जो कानून से बाहर है, मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं एक प्रोफेशनल काउंसिल हूं, हाईकोर्ट में कार्यरत हूं। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, जो हमारे प्रेमनाथ भट्ट, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है, कश्मीरी पंडित सभा की ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक बार बड़ी जोर शोर से कहा था एक एक्ट बनाया जाए उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर हमारे सरदार भाइयों का वो एक्ट बना है फॉर मेंटेनेंस ऑफ देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। उसी पैटर्न पर वही एक्ट ठीक रहेगा ताकि मंदिरों का रखरखाव हो, मंदिर बचे रहें, और एक कमेटी बनेगी उसी एक्ट के तहत से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पैटर्न पर, ताकि ये सभी प्लेस ऑफ वर्शिप अच्छी तरह रहे, सही तरह रहे और एनक्रोचमेंट ना हो। बिल्कुल। मैं अमित रैना जी आपके पास आना चाहूंगा और उसके बाद मैं सुरेंद्र अंबरदार जी आपके पास भी आ रहा हूं, रफीक साहब आपके पास भी आ रहा हूं। बहुत मुख्तसर में अमित रैना जी, बहुत सी चीजें आपने डिबेट के शुरू में बताई थी और कुछ चीजें रविंदर पंडिता जी ने भी इसमें जोड़ी हैं। मेरा ये मानना है कि 2009 में जो बिल लाया गया था, टेम्पल एंड श्राइन बिल, कि एक बोर्ड बने, जिसकी बात तो रविंदर पंडिता जी ने भी की, लेकिन वो बोर्ड तो आज तक नहीं बना। और अगर वो बोर्ड बन गया होता, सरकारों ने इसमें दिलचस्पी ली होती, सरकारों की मंशा अगर साफ होती, नियत अगर साफ होती और ये बोर्ड बन जाता, तो आज शायद हाईकोर्ट को यह आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, बड़ी अजीब विडंबना है कि जिसे हिंदू हितैषी कहा जाता है पूरे देश में, उसी हिंदू हितैषी पार्टी ने 2014 में असेंबली में इस बिल का अपोजिशन करा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम, बीजेपी ने भी अपोज किया था और कांग्रेस ने भी अपोज किया था। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हम गर्दनें काट देंगे, मगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कहना भी अनुचित है, मगर हम ये बिल को नहीं आने देंगे। समस्या यह है कि मैंने जैसे आपको पहले कहा कि कश्मीर में जो मंदिरों की संपत्ति है वो 10,000 करोड़ से ऊपर की है, और इसको लेकर हर पॉलिटिकल पार्टी के जो माफियाज हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के माफियाज हैं, वो उसमें इंटरेस्टेड है और वो हर प्रयास करेंगे कि इस मंदिर बिल को ना लाने दिया जाए। समस्या यह है कि जब 2019 के बाद केंद्र शासित प्रदेश बना तो उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस बिल्कुल जीरो पे है, केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इस बिल को लाया जाएगा। मेरी चिंता उस बिल को लेकर के नहीं है। अगर बिल आता है कोई बात नहीं, बिल नहीं आता कोई बात नहीं। देखिए, 3 साल पहले सरकार ने प्रयास किया कि जो कश्मीरी पंडितों की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इलीगली इंक्रोच कर दी गई हैं, कश्मीरी ये जो माइग्रेंट डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी एक्ट है उसके तहत उनको रिकवर किया जाए। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि आपने जो कंप्लेंट्स आई उनको आपने इंक्वायरी में मार्क कर दिया उसी तहसीलदार को और उसी पटवारी को जो उस इलीगल सेल में, उस इलीगल इंक्रोचमेंट में इन्वॉल्व था, और उसकी जैसी जैसी रिपोर्ट्स आती गई, इंक्वायरी के नाम पर मजाक हुआ। बिल्कुल नहीं ले पाए।
और आज भी वही होगा। आप कह सकते हैं कि डिवीजन बेंच का ऑर्डर कोई वायलेट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, बट डिवीजन बेंच का कोई ऑर्डर इंप्लीमेंट भी नहीं करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी माफिया इन्वॉल्व है कि तो इसलिए मेरी तो विनती ये रहेगी सरकार से कि आपको एक सेपरेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा जो इस टेंपल लैंड को लेकर और कश्मीरी पंडित डिस्प्लेस प्रॉपर्टीज एक्ट को लेकर एक काम कर सके। आप बोर्ड बना लीजिए, वो उसका कोई जुडिशियल पावर होगा नहीं, वो एक बयान दे देगा, एक टिप्पणी दे देगा, उसके आगे कुछ होगा नहीं। तो जब तक आप एक इफेक्टिव रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक टीम नहीं बनाते, एक एसआईटी गठन नहीं करते हैं, तब तक आप ये लैंड रिकवरी नहीं कर सकते। आप कितने भी ऑर्डर्स ले आए, दिल कहने के लिए वो बहुत अच्छे हैं, मगर क्या वो ग्राउंड पे इफेक्टिव होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। चलिए ठीक है, कई सवाल यहां पर अमित रैना जी ने उठाए हैं। मैं सुरेंद्र अंबरदार जी आपके पास भी आऊंगा और रफीक राथर जी आपके पास आऊंगा। बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, कहीं मत जाइए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कई सवाल भी इस पर उठ रहे हैं, इस पर भी हम लौट कर आएंगे बिल को लेकर। और बोर्ड आखिर क्यों नहीं बनाया गया, क्या मंशा उस वक्त की सरकारों की थी, उनके दिल में आखिर उनकी नीयत क्या कुछ थी, उस पर भी सवाल उठते हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। अब दोनों की हत्या किए जाने की आशंका। जम्मू कश्मीर में पहली बार शुरू हो रही मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, पूर्व मिस इंडिया सना दुआ ने दिया बयान। सोलन में कोऑपरेटिव सोसाइटी में बड़ा घोटाला आया सामने, पूर्व अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को बांटे करोड़ों के ऋण। बिलासपुर में झंडूता के गांव सलासी में रजत नाम के शख्स ने की आत्महत्या, पत्नी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। बस स्टैंड डलहौजी गांधी चौक सड़क खस्ताहाल, सड़क में गड्ढों की भरमार, जिसके चलते दुर्घटना होने का लगा भय। हिमाचल में मिल्क फेडरेशन ने घी, मक्खन और पनीर के दाम बढ़ाए, घी के दाम में 50 रुपए, मक्खन के दाम में 30 रुपए बढ़ोतरी। सड़क सुरक्षा को लेकर सिरमौर प्रशासन गंभीर, सड़कों के ब्लैक स्पॉट को प्रशासन करेगी फिक्स। सब्जी मंडी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, व्यापारियों और किसानों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। कुफर फल मंडी पर फिर मंडराने लगा भूस्खलन का खतरा, फल मंडी की पहाड़ी से हर रोज गिर रहे पत्थर। जम्मू में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, गुरहापट्टन में देखे गए कुछ संदिग्ध, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। गुरहापट्टन गांव में एक प्रत्यक्षदर्शी ने संदिग्धों को देखा, बताया 3 लोग हथियार लेकर उनके घर आए, उनसे मांगा पानी। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का मंदिरों और तीर्थ स्थलों की संपत्तियों के संरक्षण को लेकर बड़ा फैसला, यूटी प्रशासन को ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा के दिए आदेश। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू बेस कैंप से श्रद्धालुओं का 15वां जत्था हुआ रवाना, जत्थे में तो जम्मू कश्मीर में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और खासतौर से कश्मीरी पंडितों की जो धार्मिक स्थल है उनकी सुरक्षा अब सरकार के हवाले होगी, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आखिर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट को आखिर ये आदेश क्यों देना पड़ा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे पास ब्रेक पर जाने से पहले ही जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद सुरेंद्र अंबरदार जी आपके पास आना चाहूंगा, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सुरेंद्र अंबरदार जी, जब सरकारों ने कुछ नहीं किया इस मामले में, कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू भाई जब इस पर प्रोटेस्ट और एहतजाज और उनकी डिमांड करते करते थक गए, सरकारों ने तब भी कुछ नहीं किया। और अब सरकार तो अब है नहीं, पिछली सरकारों ने कुछ किया नहीं, फिर अब इस पर हाईकोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, हाईकोर्ट को यह आदेश देना पड़ा। अगर सरकारों ने किया होता तो शायद आज सुप्रीम कोर्ट, आज हाईकोर्ट को की यह नौबत नहीं आती। धन्यवाद हुरेरा जी। मुझे लगता है इसको एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, बेसिक्स के कॉन्टेक्स्ट में भी सारे मामले को देखने की जरूरत है जी। एक तो एंटायर जो सिविलाइजेशन है, शिवाइट सिविलाइजेशन, जिसमें कश्मीरी पंडित जिसकी चर्चा हो रही है जी, उसका एक्सोडस हुआ 89-90 में। जब हम सिविलाइजेशन के एक्सोडस की बात कर रहे हैं तो एक तो ह्यूमन सिविलाइजेशन के रूप में सारे कश्मीरी पंडित उसको निकलना पड़ा। दूसरा कि उनकी जो प्रॉपर लेफ्ट ओवर प्रॉपर्टीज थी और उनके जो
आस्था के केंद्र थे। तो उनके एग्जोडस के बाद ये बिल्कुल एस्टैब्लिश फैक्ट है कि यहाँ कश्मीर में जो रेडिकल एलिमेंट था, जो एंटी इंडिया एलिमेंट था, जो एंटी ह्यूमन एलिमेंट था, जो एंटी पंडित एलिमेंट था, उन सब ने इसको अपने शब्दों में माली गनीमत समझकर हड़प करने का प्रयास किया। उसमें जो उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज और जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज थी, कहीं न कहीं जो जिसको अभी चंद्रमोहन जी ने कहा, कोल साहब ने कहा कि जो 1997 का जो एक्ट है, तो उससे एक आशा तब भी बड़ी थी कि शायद एक डेटरेंट के रूप में वो एक्ट काम करे। पर हमारी भी ये चिंता रही है कि उस एक्ट के माध्यम से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कस्टोडियंस थे, उन्होंने वो काम उस शिद्दत से नहीं किया जो हमारी अपेक्षा थी। आपने भी काम नहीं किया, बीजेपी ने भी काम नहीं किया है। सुरेंद्र अंबरदार जी, बीजेपी की सरकार में रही है, आप अछूते नहीं है, आप भाग नहीं सकते इससे। 10 साल से सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, पीडीपी के साथ आप सरकार में रहे जम्मू कश्मीर में, बीजेपी ने क्यों नहीं किया? आप हुरेरा जी, आप हुरेरा जी कंप्लीट मेरी बात करने दीजिए। 1997 से लेकर 2007 में कश्मीरी पंडित वॉलंटियर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में टेम्पल्स के प्रिजर्वेशन के लिए एक कंप्लेंट लॉन्च करते हैं और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देता है कि ये केस जम्मू कश्मीर ऑनरेबल जम्मू हाई कोर्ट में लेने की जरूरत है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि जस्टिस सुनील हाली जी के ओर से भी एक वर्डिक्ट आया था जिसमें टेम्पल्स के प्रिजर्वेशन की बात हुई थी। और आज जो ये एक्ट आया है उसको और स्ट्रेंथन मिला है और टीथ मिले हैं। बात ये है कि जब हम हमारी सरकार की बात कर रहे हैं तो 2014 के बाद ही जो कुछ भी हुआ है वो 2014 के बाद ही हुआ। अगर आप डोमिसाइल लॉ की बात करेंगे तो 2014 में तो बीजेपी ने असेंबली के अंदर अपोज किया था जिस बिल की आप बात कर रहे हैं। जो बोर्ड बनने के लिए बिल जब असेंबली में आया तो बीजेपी ने अपोज किया था। रैना जी खुद यहां पर बता रहे थे, अमित रैना जी। नहीं, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, 2015 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसलिए ये जो विषय है 2015 के बाद। अमित रैना जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, उनका आवाज दे दीजिए जी, ऑडियो। 2014 में सुरेंद्र जी जब ये बिल उमर अब्दुल्ला ने वापस प्रस्तुत किया तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपोज किया। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, इसमें डिनाई करने की कोई बात ही नहीं है। 2015 में कोई बिल नहीं आई है, 2014 की बात हो रही है, 14 की आई, 2014 में बिल आई थी, बिल्कुल आई थी बिल। 14 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी हुरेरा जी, सरकार नहीं थी, फिर भी आपने अपोज किया था, बीजेपी ने फिर भी अपोज किया था। मेरी जानकारी में वो नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने 2015 में नहीं देखिए, बीजेपी के आपकी जानकारी में ये नहीं, लेकिन बीजेपी और आपकी जानकारी में ये है कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या कुछ हुआ, उनके जो धार्मिक स्थल थे उनके साथ किस तरह से लूट खसोट हुई, पिछले 10 सालों में आपने क्यों नहीं किया? सवाल यह उठता है, आप क्या सिर्फ कश्मीरी पंडितों के वोट चाहते हैं? बस आप सिर्फ उनके दर्द की बात करेंगे, उनके जख्म पर मरहम नहीं लगाएंगे? सुरेंद्र अंबरदार जी, डोमिसाइल लॉ में 1944 का रेफरेंस लेकर एंटायर कश्मीरी पंडित्स को फिर जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल बनने का अधिकार ड्राफ्ट करके हमने डोमिसाइल लॉ लाया है। हमने डिस्ट्रेस सेल्स एक्ट को लेकर एक स्पेशल सेल खोली थी, एक स्पेशल डिविजनल कश्मीर ड्यूकॉम कश्मीर ने एक स्पेशल सेल खोला और 3200 केसेस वहां उनको न्याय मिला है। रविंद्र पंडिता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी रविंद्र पंडिता जी, रविंद्र पंडिता जी, नहीं, मैं सिर्फ केवल डोमिसाइल पे आना चाह रहा हूं जी। डोमिसाइल एक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ा। जितना पीओके के सारे 37 श्राइन्स मेरे हैं ना आज की डेट में, गिलगित बल्तिस्तान से लेके अक्सई चिन तक, उतने आज भी हैं 1927 के स्टेट सब्जेक्ट एक्ट के तहत। मेरा स्टेट सब्जेक्ट नल एंड वाइड नहीं है। आपने मुझे एक और स्टेट सब्जेक्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट ठोका है, उसका मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। शुक्रिया जी। अंबरदार जी आगे बढ़। नहीं, जो 89-90 से पहले जो विस्थापित हुए थे वो इंक्लूड नहीं हो रहे थे उसमें। सुरेंद्र जी, डोमिसाइल बिल का टेम्पल बिल से क्या लेना देना?
उसका टेम्पल से क्या लेना देना? अमित जी ये बताइए, ये भी तो बताइए कि पिछले 5 साल में कितने नए मंदिरों का रिनोवेशन हुआ है, कितने नए मंदिरों को कंक्रीटाइज किया गया है, कितने मंदिरों में पूजा हो रही है आज तो वो तो सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कौन कौन सा मंदिर बेचा उसके लिए दे सकता हूं। वो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और उस कार्रवाई में हम साथ हैं, हम कोई अलग अलग नहीं है। हम फिर चाहे वो माफिया है, चाहे वो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो भी एलिमेंट है, चाहे वो सरकारी तंत्र है या गैर सरकारी तंत्र है, जिन्होंने भी मंदिर की प्रॉपर्टीज या किसी भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को एनक्रोच किया है, उस सब में तो हम सबको। सुरेंद्र जी मेरी बात समझने की कोशिश करिए। 2019 से पहले आप 370, 35A, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार सब पे इल्जाम ठोक सकते थे। 2019 के बाद आज 6 साल हो गए हैं, एलजी सरकार है, एलजी गवर्नमेंट। अमित जी शायद आपको कश्मीर, शायद अमित जी कश्मीर इंटरवेंशन की जरूरत नहीं, कश्मीर की ग्रेविटी का नहीं, पुलिस ने लाठीचार्ज करी श्रीनगर में इस टेम्पल बिल को लेकर, पुलिस ने लाठीचार्ज करी, अब्दुल्ला सरकार थी, मान गई अब्दुल्ला सरकार। अमित जी शायद आप कंप्रेहेंसिवली नहीं देख रहे हैं कश्मीर को। यहाँ सब कुछ हालो था, यहाँ सब कुछ खत्म हो गया था, सिर्फ मंदिर की ही प्रॉपर्टी, यहाँ सरकार की प्रॉपर्टी, और सरकार भी कहीं नहीं थी, यहाँ सरकार की रिट नहीं चल रही थी। 370 के बाद हालात तो सुरेंद्र अंबरदार जी आप ही लोग कहते हैं कि 370 के बाद हालात बेहतर हो गए। 370 के बाद कम से कम कश्मीरी पंडितों का ख्याल रखा जाना चाहिए था। आज भी वो इंतजार कर रहे हैं, आज भी अपने ही देश में दर बदर भटक रहे हैं, बिल्कुल आज भी वो मजबूर है अपने देश में, अपनी जमीन को नहीं जा सकते वो। मैं रफीक राथर साहब को भी जोड़ लेता हूं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रफीक राथर जी, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं। मैं रफीक राथर जी, मैं सीधे सीधे आपके पास आऊंगा कि जिस तरह से कश्मीरी हिंदू टेम्पल एंड शराइन बिल असेंबली में आया और आज तक वो तो एक तरह से तारीख का ही हिस्सा हो गया। जम्मू कश्मीर से रियासत का दर्जा भी छिन गया, लेकिन यह बिल पास नहीं हुआ। यानी सरकारों की मंशा थी ही नहीं, सरकारें चाहती ही नहीं थी। जिस तरह से अभी कोई पैनलिस्ट कह रहा था कि सबकी मिली भगत थी इस लूट घसोट में। आपका शुक्रिया जी, आपको याद आ गया कि हम भी डिबेट में बैठे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली जो बिल पास, जो आज हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, मैं उसको वेलकम करता हूं। और जितने भी पैनलिस्ट हैं सब लोगों ने, बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव को छोड़कर जिन लोगों ने भी बात की, उन्होंने मेरिट पर बात की। और मैं जाती तौर ये समझता हूं कि अच्छी बात है, कोई भी समुदाय हो, पंडित बरादरी के लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो भी लोग हो, उनका हक बनता है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को। पीडीपी नहीं, मुझे ये बताइए, जब एम्प्लॉयज के लिए क्वार्टर बन रहे थे तो आपने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि इजराइल यहाँ बसते जा रहा है, और ये आप आज कह रहे हैं, आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, किस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं? जब आप बात कर रहे थे मैंने आपको टोका नहीं, आपने ये एस्टैब्लिश किया जो सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए एक टेम्पररी कॉलोनीज बन रही थी, और आपने एस्टैब्लिश कर दिया कि इसराइल टाइप की कॉलोनीज कश्मीर में बन रही है। और आप सरकार देखिए, बीजेपी और बीजेपी एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, साथ में दोनों ने काम किया है। मैं सुरेंद्र अंबरदार जी, राथर जी को बोल लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मुझे कमेंट भी कर रहे थे राथर जी। अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो मैं डिबेट नहीं, रफीक राथर जी बोलिए। सुरेंद्र अंबरदार जी सुन लीजिए। देखिए, बहुत अहम चर्चा है। जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज का प्रेसिडेंट था, एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मैं स्टेट प्रेसिडेंट रहा हूं, इसलिए मुझे एम्प्लॉयज की बात ना करें। नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूं, एम्प्लॉयज के लिए जो कश्मीरी, वो मैं बाद में उनके लिए आयोटा भी काम नहीं किया आपने। आप उसको जानते भी नहीं है, उनकी लोकेशन भी नहीं जानते, उनके क्राइसिस दोनों लोगों को। लेकिन आप इस ऑर्डर को जिस तरह कम्युनल रंग देना चाहते हैं कि माली गनीमत समझकर मुसलमानों ने खाया, लूट खसूट बचाकर मुसलमानों ने खाया, प्लीज आप ये कलाम ना करें, आप जस्टिफिकेशन पर बात करें। और जस्टिफाइड बात यह है कि ये सिर्फ आपके लिए नहीं, मुसलमानों के पीछे गैर मुस्लिमों के हाथ में आपको गलत ब्रीफ दिया गया है।
जस्टिफिकेशन में ले लीजिए दोनों लोगों। हाईकोर्ट का ऑर्डर आया तो सही बात है, जहां भी ऐसा हुआ है और जहां भी आपकी कम्युनिटी के लोग इसमें मुलव्वस है, जमीनें बेची है, मंत्रों के जमीन बेची है। सुरेंद्र अंबरदार जी, रफीक राथर जी, सुरेंद्र अंबरदार जी, मैं दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दोनों लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए बहुत अहम इशू है, मैं नहीं चाह रहा हूं कि इस पर तू मैं हो। जिस तरह से आम डिबेट, जिस तरह से आम डिबेट होते हैं, आम चैनलों में डिबेट होते हैं, मैं चाह रहा हूं कि बहुत अहम इशू है। आज जब कश्मीरी पंडितों के हक की बात हो रही है, आज जब उनका लुटा हुआ जो कारवां है, आज जब उसकी बात हो रही है, तो मैं नहीं चाह रहा हूं कि इस पर तू मैं हो, इस पर सियासत हो। एक करके मैं सबके पास आ रहा हूं, सबको मैं समय दे रहा हूं। रफीक राथर जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। रफीक राथर जी कंटिन्यू कीजिए। रफीक राथर जी, गुजारिश कर रहा था कि ये सिर्फ पंडित कम्युनिटी का इशू नहीं है। देखिए मुसलमानों का भी जो वक्फ बोर्ड है, हमारे हजारों की करोड़ में जो प्रॉपर्टी है वो भी गैर मुस्लिमों के हाथ में, लेकिन इसको क्रिमिनल रंग देने की जरूरत नहीं है। जिस शख्स ने भी ऐसा घिनौना काम किया है उससे पूछने की जरूरत है। कानून पास हुआ है, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, गवर्नमेंट का काम है उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना है, लेकिन मेहरबानी करके इसको क्रिमिनल एंगल देने की कोशिश ना करें। हम जाती तौर महसूस करते हैं कि ये रफीक राथर जी ये बहुत दिलचस्प है। हम उसके साथ रफीक राथर जी, हम चाहते हैं कि वो रफीक राथर जी हमारे अपने भाई हैं, रफीक राथर जी हमारे साथ रहे, उनके मंदिर सेफ रहे, रफीक राथर साहब सेफ रहे, उनकी इज्जत महफूज रहे हमारे हाथ में, तो ये हमारा मुतालबा है। रफीक राथर जी, मैं सिर्फ यह सुनना चाह रहा हूं कि पीडीपी और बीजेपी की अलायंस सरकार थी, कभी बीजेपी ने या आप लोगों ने यह महसूस नहीं किया कि कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर मरहम रखा जाए? दोनों पार्टियां दावा करती हैं, कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द की बात करती हैं, आप तो सरकार में दोनों लोग रहे हैं। देखिए जो पंडित बरादरी को ये पावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ हम आपके लिए करें और बीजेपी ही सिर्फ यहाँ वाहिद पार्टी है जो आपकी बात करे, उनसे पूछे आपने अपोज क्यों किया असेंबली में, उन्होंने बिल को अपोज क्यों किया? तो ये कहने वाली बातें इलेक्टोरल स्लोगन मैं कहता हूं उन्होंने इस्तेमाल किया। बीजेपी ने हमेशा पंडितों की प्लाइट को इस्तेमाल किया है, उनकी मिजरीज को इस्तेमाल किया अपने इलेक्टोरल और कुछ नहीं। जी हुरेरा जी, पहली बात तो यह है कि मैंने पाकिस्तानी एलिमेंट्स की बात की, मैंने रेडिकल एलिमेंट्स की बात की, इसमें पाकिस्तान मत लाइए। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, नहीं पाकिस्तान हमारा खुला दुश्मन है। अब लेकिन यहाँ पर किससे गलती हुई? कौन सी सरकारें थी जो नहीं चाहती थी कि कश्मीरी पंडितों के दर्द पर जख्म पर मरहम रखा जाए? कौन सी सरकारें थी? ये बात नहीं चलेगी। आप अगर रफीक साहब रेडिकल्स के वो स्पोक्स पर्सन हैं तो फिर ये ठीक है, अगर ये कम्युनल एलिमेंट्स के स्पोक्स पर्सन थे फिर ये ठीक बात कर रहे हैं। वो तो साफ सुरेंद्र अंबरदार जी, पीडीपी पर और रफीक साहब पर डिबेट नहीं है, डिबेट कश्मीरी पंडितों के इशू पर है। आज जो आदेश हाईकोर्ट ने दिया उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। फायदा मिलेगा जब ये हिंदू मुसलमान करेंगे, इनको फायदा मिलेगा। इनको तो यही बात करनी है ना, ये अच्छी बात थोड़ी करेंगे, ये थोड़ी कहेंगे पंडित तकलीफ में ये वो बात नहीं करेंगे, मुस्लिम तकलीफ में ये वो बात नहीं करेंगे। इनको इसमें हिंदू और मुस्लिम एंगल चाहिए, किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम एंगल चाहिए ताकि इनको फायदा मिले। देखिए मैं ठीक है, देखिए इस पर सियासत मत कीजिए, माफ कीजिएगा सुरेंद्र अंबरदार जी और रफीक राथर जी, सियासत मत कीजिए, सियासी इशू नहीं है। कश्मीरी पंडितों को सिर्फ सियासत का मोहरा एक तरह से बनाकर रख दिया गया है। कश्मीरी पंडितों को उठाओ, उस पर सियासत करो और वोट हासिल करो, ये अब नहीं चलने वाला है। अब कश्मीरी पंडित बेदार हो चुके हैं, अब हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक तमाम ये मामले चले गए हैं। दगा तो तमाम सरकारों ने किया है, किसी ने कश्मीरी पंडितों के बारे में नहीं सोचा। मैं एडवोकेट सीएम कॉल जी आपके पास आना चाहूंगा। सीएम कॉल जी सर जिस तरह से आपने कहा कि अब हाईकोर्ट ने अब इस पर सख्त आदेश दिया है, लेकिन जिस तरह से यहां पर कुछ पैनलिस्ट ने खदशा जाहिर किया कि इस पर अमल किस तरह से होगा, किस तरह से यह माना जाए कि कॉन्क्रीट अमल एक तरह से इस पर किया जाएगा। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर। हाँ देखिए, हाईकोर्ट का ऑर्डर है और गवर्नमेंट का फर्ज बनता है, गवर्नमेंट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन, लीगल एंड मॉरल ऑब्लिगेशन, कि
हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसको इंप्लीमेंट करे। और मैंने आपसे कहा कि मुझे नहीं लगता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का कोई भी फर्द ऐसा होगा जो इस ऑर्डर की और जो इस हुक्मनामे की मुखालफत करेगा सिर्फ इस बुनियाद पर कि ये हमारे पंडित भाई और माइनॉरिटी कम्युनिटी के हक में। मैं चाहता हूं कि हर कम्युनिटी, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, जितनी भी उनकी होली प्लेसेस हैं, जितनी की उनकी रिलीजियस प्लेस है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए बाकायदा कानून होना चाहिए। मैंने आपसे कहा करोड़ों की, सैकड़ों करोड़ों की ये प्रॉपर्टीज है वक्फ बोर्ड की जो मिसयूज हो रही है, जिन पर कब्जा है, इलीगल कब्जा है। तो हर कौम को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। हम इस हक में पंडित बरादरी के हक में हुआ, मुस्लिम को इस बरादरी के हक में भी होना चाहिए, सिख बरादरी के हक में होना चाहिए। हर बरादरी के जो होली प्लेसेस हैं, जो रिलीजियस प्लेस है, उनको प्रोटेक्ट करना न सिर्फ हमारा फर्ज है बल्कि गवर्नमेंट कोर्ट ने भी फर्ज किया। मैं सीएम कॉल जी, मेरी आवाज आ रही है सर? सीएम कॉल जी मुझे सुन पा रहे हैं? मैं क्लियर करना चाहता हूं। जी जी, मैंने पहले भी कहा जी, अब दोबारा कह रहा हूं कि अगर इस ऑर्डर की जो ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने अनाउंस किया है कोई भी अवहेलना होती है तो वो डायरेक्टली कंटेम्प्ट बन जाएगा और उस आदमी के खिलाफ चाहे स्टेट फंक्शनरी हो। सर सवाल ये उठता है कि हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया, डिवीजन बेंच ने आदेश दे दिया, लेकिन करना तो ये सरकार को ही है, एडमिनिस्ट्रेशन को करना है। एक मिनट प्रोसीजर वही है जी। एक मिनट मैं अमित रैना जी चाहता हूं। सरकार को करना है जी, फंक्शनरीज को करना है, रविंद्र पंडिता जी या कंसर्न डिप्टी कमिश्नर या कंसर्न डिप्टी कमिश्नर हो, तो उन हालात में अगर कहीं अवहेलना होती है तो एकदम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया जा सकता है। ये एक सूरत हाल है। दूसरा, इस जजमेंट का एक और फेसेट भी है। ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने साफ तौर पर कहा है अगर कहीं भी कोई भी एनक्रोचमेंट या कुछ लगता है तो कंसर्न्ड डिप्टी कमिश्नर को, ये जो उस डिस्ट्रिक्ट का होगा, उसको कंप्लेंट करो ताकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर वहां पर कार्रवाई कर सके और जजमेंट इंप्लीमेंट होगी। ये एक सूरत है। मगर मैं वापस आपको दोबारा जी मंदिर बिल पर ही लेना चाहता हूं। वो एज एन एडवोकेट आई डोंट से दैट, लेकिन ये बात जरूरी कहना चाहता हूं। चलो आज तक नहीं हुआ, आज तक क्या वजूहात थे, क्या हालात थे, क्या वाक़ात थे, क्या मोहरिकात थे, उनको देखते हुए एक तरफ करते हुए आज एक नई पहल होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज अगर रविंद्र पंडिता जी, अब क्या आपको लग रहा है कि एक नई पहल होगी, हालात यहां से बदलेंगे, लुटा हुआ जो कारवां है वो फिर से एक तरह से गुलजार होगा? और ये लेजिस्लेशन, रविंद्र पंडिता जी, ये लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में भी हो सकती है। जी जी जी, देखिए मैं इस बात को मानता हूं। मैं 2006 से घाटी में वापस कई सारे मंदिरों को, ये मेरा 15वां मंदिर है जो टीटवाल की हम बात करते हैं अक्सर आजकल, बड़ा प्रेस्टीजियस और स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। पर 2006 में 370 एब्रोगेट नहीं हुआ था। जमीनी हालात वही थे जो आज भी जमीनी हालात। मुझे कहीं पे फर्क नहीं लगा खुशरू के मंदिर में और टीटवाल के मंदिर में। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स खत्म, हमने पहल नहीं करी उस तरह से जितनी करनी चाहिए कश्मीरी पंडित समुदाय को, नहीं करी। मैं 2006 का भी देख रहा हूं बड़गाम जिले का, मैं आज लास्ट विलेज ऑफ इंडिया टीटवाल भी देख रहा हूं। दोनों में मुझे लग रहा है जब तक मेजॉरिटी कम्युनिटी नीचे ग्राउंड लेवल पे, आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके आइए, वो जुडिशरी का इंप्लीमेंट करना है ब्यूरोक्रेसी ने नीचे करना है, पटवारी और एसएचओ ने। सर कुछ नहीं होएगा जब तक आपका सिविल सोसाइटी वहां पे लोकल मेंबर साथ नहीं देंगे, जब तक वो मुस्लिम समुदाय साथ नहीं देगा। और ये चीजें देखिए बड़ी कामयाब नहीं होंगी। मैं जी ने कहा कि जब तक सिविल सोसाइटी और जो मेजॉरिटी है वो जब तक साथ नहीं आएगी मसला हल नहीं होगा। मुस्लिम भी रखिए, सिख भी रखिए, पादरी भी रखिए, सब रखिए, उस पर इम्प्लीमेंटेशन बड़ी सख्ती से होए। रफीक राथर जी का ऑडियो नहीं आ रहा है, जैसा देखिए कोई उस पर मंदिर पे फर्क नहीं पड़ा जी। मैं 15वां मंदिर बना चुका हूँ। शुक्रिया। रफीक राथर जी, बहुत अहम बात कही है यहाँ पर पंडिता जी। मैं ये दोबारा 2 मिनट के लिए आना चाहता हूँ,
2 मिनट के लिए मैं आना सर आ चाहता रहा हूं, हूं। सीएम कॉल जी, मैं आ रहा हूं। रफीक राठौर जी से रिएक्शन ले ले तो मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। सुरेंद्र अंबरदार जी, अभी चर्चा चलेगी, डिबेट चलेगा, अभी मैं आ रहा हूं। रफीक राठौर जी, बात ने सही बात कही कि सिविल सोसाइटी का ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए जो इन तमाम प्रॉपर्टीज को देखे, और जहां जहां पर भी एनक्रोचमेंट है, जहां पर इलीगली वो ऑक्यूपाई किया है, किसी भी शख्स ने किया हो, कितना भी पावरफुल हो, उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए और ये जमीनें रिट्रीव होनी चाहिए। मुसलमानों को साथ में आना होगा जम्मू कश्मीर के, कश्मीर की जो मेजोरिटी है, बुनियाद पे देखा जाए, इसको कोई क्रिमिनल एंगल ना दिया जाए जिस तरह से बीजेपी के दोस्त देना चाहते हैं। रफीक राठौर जी, जो बात यहां पर रविंदर पंडिता जी कह रहे थे कि जो मेजोरिटी है, जो मंदिर नहीं बनते हैं, जो मेजोरिटी है जम्मू कश्मीर की, जब वो निकलकर सामने आएगी तो तमाम मसले हल हो जाएंगे। मैंने गुजारिश की आपसे, कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। सही कह रहे हैं, और मुस्लिम मेजोरिटी जो यहाँ पर है वो तैयार है, बल्कि हम चाहते हैं कि ठीक है, मैं अमित रैना जी और सुरेंद्र अंबरदार जी और कौल साहब मैं आऊंगा, सब सारे मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, चर्चा जारी रहेगी, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।